इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपर लिम्ब की इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स। केएलएम में क्लिनिकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा दी हुई हैं, अपर लिम्ब की हो चाहे लोअर लिम्ब थोरैक्स, उनकी भी मैंने बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं सिर्फ आपको अपर लिम्ब की बताऊंगा। अपर लिम्ब की जो है इसमें केएलएम की जो क्लिनिकल है 4 से 5 सफ़ों की दी होती है और एक्स्ट्रा दी होती है काफ़ी सारी जो पेपर से जिसका ताल्लुक ही नहीं होता। तो मैं आपको बताऊंगा आपने कौन कौन सी करनी है और जो है कि कौन कौन सी छोड़नी है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट पढ़ सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है अगर आपके पास टाइम है तो। ये पहला जो है क्लिनिकल फ्रैक्चर ऑफ द क्लिनिकल, ये छोड़ दें। आप इसमें से जस्ट ये 2 लाइन याद कर लें कि आप वीकेस्ट पॉइंट कौन सा होता है। इसके बाद ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है ये आपने अच्छे से करना है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बहुत आता है, ये ऑसिफिकेशन छोड़ दें, ऑसिफिकेशन नहीं करनी आपने। इसके फाइट का फ्रैक्चर भी जस्ट आप रीड कर दें, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये ह्यूमरस के जो फ्रैक्चर है ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमरस के फ्रैक्चर्स हो गए, इसमें ये डायग्राम आपने देखने हैं। डायग्राम में ये बातें बताई हुई हैं कि अगर कोई मसल का जो है अटैचमेंट टूट गई है, इंसर्शन ओरिजिन, तो मतलब किस तरह जाएगा अगर बॉडी टूट गई है। तो ये आपने अच्छी तरह से करनी है। और यहाँ पे जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंतहाई एमसीक्यू और एससीक्यू का एक पॉइंट दिया हुआ है। ये 1 2 3 4 पॉइंट हैं, ये आपने अच्छे से करनी है कि नेक का फ्रैक्चर होगा तो कौन सी बोन, नेक का फ्रैक्चर होगा ह्यूमरस की तो कौन सी नर्व डैमेज होगी। तो इस तरह की ये आपने लाजमी करनी है, ये अच्छी तरह से करनी है। ये एमसीक्यू और एससीक्यू इसमें से बन के आ जाता है कि कौन कौन सी जगह पे फ्रैक्चर होगा। तो अपर लिम्ब में बेसिकली जो है आपसे पूछते हैं कि नर्व डैमेज जो है, अगर कोई नर्व है जैसे रेडियल नर्व है उसको किसी पॉइंट पे वो इंजर करा देंगे, उसका लियन करा देंगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगी। ये आपसे मतलब मोस्टली जो है अपर लिम्ब में से पूछते हैं इसी तरह से क्लिनिकल बना के। तो आपने इस पे लाजमी फोकस करना है कि कौन सी नर्व कहाँ से जा रही है और कहाँ पे उसका डैमेज हो सकता है, पॉसिबल है। तो आपने ये चीज़ अच्छी से करनी है। रेडियस वार्ना की ये फ्रैक्चर देख लीजिएगा, उसमें से इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है डिनर फॉर डिफॉर्मिटी, इसमें स्मिथ फ्रैक्चर और कॉलिज फ्रैक्चर, ये आपने अच्छे से करने हैं। ये बीडी में लिखे होंगे, आपने वहाँ से अगर देख लेना है तो देख लें। इसके बाद जो है स्केफाइड का फ्रैक्चर जो है आपने इसमें एक बात याद रखनी है कि अगर फ्रैक्चर हो गया तो मोस्टली जो है वो एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है। एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा इसको। तो ये हुक्मेट वगैरह को ये जस्ट आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है ये सारे। बाकी फ्लेंजेस वगैरह ये छोड़ दें, कोई इतना खास नहीं है ये। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे क्लिनिकल बॉक्स पे जो है क्लिनिकल बॉक्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन। इसमें ये जो है ए जेनेसिस वाला ये सारा छोड़ दें, इसमें कोई इतनी खास काम बात नहीं बताई हुई उन्होंने। इसमें सिर्फ आपने पोलैंड सिंड्रोम एक दफ़ा देखना है, ये आपका एम्ब्रियो में भी आता है, यहाँ पे भी आता है, तो अच्छी तरह देख लें अच्छी तरह से। उसके बाद इंजरी ऑफ सिरेटस एंटीरियर के मसल्स की इंजरी हो गया, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एससीक्यू है और एमसीक्यू है, ये आपसे वाइवा में भी पूछते रहते हैं। ये अच्छी तरह से करना है ये क्लिनिकल बॉक्स। ऑस्कल्टेशन भी आपने कर लेना है इसको। ये नर्व की जहाँ पे भी इंजरी हो रही है आपने लाजमी करना है और उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस तरह होगी ये आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि मोस्टली जो है क्लिनिकल में आपसे जो ऐसी क्यों पूछते हैं तो वो एक कहते हैं कि एक जगह पे जो है फ्रैक्चर हो गया, जैसे फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ फ्रैक्चर हो गया ग्रूव पे, ह्यूमरस के पोस्टीरियर पे जो ग्रूव होता है तो रेडियल ग्रूव उस पर फ्रैक्चर हो गया तो कौन सी नर्व डैमेज होगी। इस तरह की फिर उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी कि नीचे से सारी जो नर्व सप्लाई है वो चली जाएगी। ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। ये सारी नर्व इंजरी आपने अच्छी से करनी है, इसमें कोई आपको रियायत नहीं है। ये रोटेटर कफ की इंजरीज जस्ट आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा ये दोनों। के बाद आ जाते हैं हम एक्सिलरी एक्जिला की जो क्लिनिकल बॉक्सेस हैं। एक्जिला में ये आपने एनास्टोमोसिस छोड़ देना है। ये एनास्टोमोसिस अगर आप केएलएम से पढ़ रहे हैं तो एक दफ़ा लाजमी बीडी से आप एनास्टोमोसिस ऑफ स्कैपुला देख लेंगे, एक्सिलरी टॉपिक में है उसके एक्जिला के चैप्टर में शायद, तो आप वहाँ से एक दफ़ा लाजमी देखिएगा। यहाँ से इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से देख लीजिएगा। कंप्रेक्शन ऑफ एक्सिलरी ये भी छोड़ दें, एन्यूरिज्म ये भी छोड़ दें। ये भी बस एक दफ़ा आप जस्ट रीड कर लें इसको, कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक्सिलरी वेन जो है उसका जो है अगर लियन हो गया, कट लग गया, तो उसमें ये होगा कि जो ब्लड है उसके अंदर एयर भी जा सकती है, एम्बोलाई वगैरह बन सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो भी मेन वेन्स होते हैं उसमें अगर वो लियन हो जाता है उसका, अगर कट कट जाती है कहीं पे, तो उसमें ये इशू होता है कि ब्लड जो है उसके अंदर चला जाता है, सॉरी एयर जो है उसके अंदर चली जाती है, तो वो एम्बोलाई वगैरह वो डैमेज काज करेगी। तो ये आपको बताना चाहिए। इन्फेक्शन ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने ये दो एक पैरा पढ़ लेना है इसका, यही ऊपर वाला सारा छोड़ दें, ये फजूल है एक्सिलरी की डायसेक्शन में। उसके बाद ये ब्रैकियल ब्रैक्सिस की वेरिएशन, ये आप जस्ट एक दफ़ा रीड कर लें। उसमें ये ब्रैकियल ब्रैक्सिस की इंजरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ब्रैकियल प्लेक्सिस के साथ ये आर्क पैरालिसिस, वेटर टिप्स क्या होती है पोजीशन, उसके बाद काफ़ी सारी यहाँ पोजीशन दी हुई है तो आपने अच्छी तरह से कर लेनी है। और ब्रैकियल प्लेक्सिस का ब्लॉकेज कहाँ पे होती है ये भी अच्छी तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आर्म की क्लिनिकल में। आर्म में जो है आपने ये जो जितने भी रिफ्लेक्सेस दिए हुए हैं ना, आपको जस्ट उनका जो है
बाइसेप जैसे रिफ्लेक्स है उसकी आपको जो है रूट वैल्यू पता होनी चाहिए कि ये कौन सी होती है, ये जैसे C5 C6 है बाइसेप जर्क में, बाइसेप रिफ्लेक्स बाइसेप जर्क। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या है और एबनॉर्मल रिस्पॉन्स क्या है, और जस्ट आपको रूट वैल्यू पता होनी चाहिए। ये MCQ में आता है बेसिकली, आपसे SCQ में कोई नहीं पूछता। ये है बेसिकली फिजियोलॉजी का टॉपिक, रिफ्लेक्सेस वगैरह ये सेकंड ईयर में आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और ये टेंडिनाइटिस और टेंडिनोसिस में जस्ट आप इसको छोड़ ही दें, कोई मसला नहीं है। लॉन्ग हेड की डिसलोकेशन ये भी छोड़ दें। मैं आपको सिर्फ वही वही बता रहा हूँ जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है जो, लेकिन जो कटा रहा हूँ वो बिल्कुल फजूल है। अगर आपके पास टाइम है तो सारे रीड कर लें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये पोपाई डिफॉर्मिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में अक्सर पूछते रहते हैं, ये आपने अच्छे से करना है। ये इंटरप्शन ऑफ द ब्लड फ्लो, ये इसमें जो है वॉक्समैन इस्कीमिक फ्रैक्चर, ये आपने अच्छे से करना है, ये बार बार पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये वॉकमैन इस्कीमिक फ्रैक्चर। के बाद नर्व इंजरी इन द फ्रैक्चर, मैंने आपको बताया जहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है वहाँ से आपने नर्व इंजरी अच्छे से याद करनी है कि कौन सी नर्व वहाँ पे डैमेज हो सकती है। इंजरी टू मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ये नर्व आपने अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि अपर लिम्ब में बेसिकली पूछते ही नर्व के बारे में है कि कौन सी नर्व जो है किस फ्रैक्चर में डैमेज हो गया तो क्या हो सकती है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ये रेडियल नर्व इंजरी जो है ये सारी। अच्छा, उसके बाद ये छोड़ दीजिएगा वेनिपंक्चर, ये बिल्कुल फजूल है, कोई काम की नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं आर्म की, ये क्या है, फोर आर्म, सॉरी फोर आर्म पे आ जाते हैं। और अब में ये जो है आपको पता होना चाहिए टेनिस एल्बो क्या होता है। उसके बाद एक होता है लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस, ये इनमें ये इंपॉर्टेंट है, ये वाइवे में लाजमी पूछते हैं। उसके बाद मेलेट बेस फ्रैक्चर, ये आप जस्ट पता होना चाहिए, आपको रीड कर लीजिएगा। फ्रैक्चर ऑफ फॉलिकुलर नॉन प्रोसेस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप काट भी दें, जस्ट रीड भी कर दें, कोई इशू नहीं है, आप रीड कर दें, ये इसको रीड करना है। और इसमें जो है कार्पल टनल सिंड्रोम जो है ये काफ़ी जगहों पे KLM में जो है बिखरा हुआ लिखा हुआ है, तो आपने कोशिश करना है अच्छे से। आगे भी एक जगह है जहाँ पे इकट्ठे लिखा हुआ है, तो आपने कोशिश करना है, लेकिन ये साथ साथ यहाँ से भी देखते जाइएगा। कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया, ये अच्छे से करना है ज़रा। उसके बाद जो एक काम करना है, आपने जो ये डायग्राम वगैरह दी होती है ना क्लिनिकल बॉक्सेस में, ये आप लाजमी कोशिश कीजिएगा, देखते जाइएगा। जो आपका पॉइंट अगर मिस भी हो गया तो डायग्राम से कवर हो जाता है काफ़ी सारा। ये सारे छोड़ दें, वेरिएशन वगैरह कोई इतना खास नहीं पूछता। मजरिंग पल्स ये छोड़ दें, पल्स का तो आपको पता है रेडियल पल्स कहाँ से लेते हैं। वेरिएशन इन ओरिजिन ये गोल छोड़ दें। के बाद मीडियन नर्व की इंजरी, ये आपने अच्छे से करनी है। नर्व की इंजरी जितनी भी दी हुई है, ये प्रोनेटर सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है प्रोनेटर सिंड्रोम, ये अच्छे से करना है। इसके बाद ये कम्युनिकेशन, बस आपको बताना चाहिए अल्नर और मीडियन नर्व में कम्युनिकेशन होता है, जिसकी वजह से अगर एक नर्व डैमेज हो जाए तो मीडियन नर्व अगर डैमेज होगी तो उसकी कंप्लीट पैरालिसिस नहीं होगी, क्योंकि अल्नर नर्व के साथ उसका कम्युनिकेशन है तो वो जाके उसके साथ मिल जाएगी। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए मीडियन और अल्नर नर्व का। ये आप कार्ड भी देखो, कोई मतलब नहीं, आप बस जस्ट आपको ये जो मैंने बात बताई आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद इंजरी ऑफ द अल्नर नर्व, ये इंजरी नर्व की इंजरी आपको मैंने बार बार बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, फनी बोन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी इंजरी, नर्व की इंजरी, ये आपको बार बार कह रहा हूँ अच्छे से करनी है। और वो पूछते ही यही है कि कोई नर्व कहाँ पे डैमेज हो गई है बताएंगे आपको, या कोई हिंट देंगे तो उसमें आपको खुद डायग्नोज करना होगा। तो मेनली पूछते ही अपर लिम्ब से ही मुश्किल आते हैं ज़्यादातर सवाल। और ये डुपिट्रेंस कंट्रैक्चर, ये इंतहा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है, हमारा प्रॉफिट भी आया था, तो वो अच्छे से करना ही है। डुपिट्रेंस कंट्रैक्चर वाइवे में हर जगह पूछते रहते हैं। वो हैंड के इन्फेक्शन वगैरह इतना खास नहीं है। टिनोसाइनोवाइटिस जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करना है। यहाँ पे ट्रिगर फिंगर है, स्नैपिंग फिंगर, ये हमारा प्रॉफ में आया था, MCQ था, पता नहीं SCQ था, ये अच्छे से करना है आपने भी। और ये जो है ये आप जस्ट एक दफ़ा रीड कर लीजिए, आपको पता हो जाएगा कि इसमें क्या है। कुछ कुछ इतना खास नहीं लिखा हुआ। स्कीमिया ऑफ द फिंगर, ये जस्ट छोड़ ही दें। रेनाल्ड सिंड्रोम जस्ट आप देख लीजिएगा इसमें से, बाकी और कोई काम की चीज़ नहीं है। लीजन्स ऑफ द मीडियन नर्व, कार्पल टनल सिंड्रोम, मीडियन नर्व इंजरी ट्रॉमा हो गया, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये आपने डायग्राम पे देखते जाना। बस पहली दफ़ा आपको पढ़ने में थोड़ा इश्यू होगा, क्योंकि शुरू शुरू में पता नहीं होता पढ़ना किस तरह, और थोड़ा टर्मिनोलॉजीज वगैरह का भी मसला होता है। ये अल्नर कैनाल सिंड्रोम, ये सारे जो है ना, इसमें काफ़ी सारे सिंड्रोम वगैरह मतलब इस टाइप के दिए हुए हैं, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, अल्नर कैनाल सिंड्रोम, तो आपको पता होना चाहिए। इनमें ट्रिकी होता है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है बार बार, बार बार आपने इनको रीड करना है। ये छोड़ दें। उसके बाद ये पढ़ लें, नर्व की इंजरी आपने लाजमी करनी है, ये डेमोग्राफी वगैरह, ये डर्माटोग्लाइफिक्स ये वगैरह वगैरह छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। पाम के इन्फेक्शन बचाव, ये छोड़ दें चीज़ें। उसके बाद आ जाते हैं आप, लास्ट है इसमें क्लिनिकल, ये जॉइंट्स की क्लिनिकल है। इसमें आपने स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है इसकी डिसलोकेशन नहीं होती, जस्ट ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। ये एनकाइलोसिस वगैरह ये भी रीड कर लें।
डिसलोकेशन ऑफ, ये भी रीड कर लें, इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, जस्ट रीड कर लीजिएगा लेकिन कंसेप्ट के लिहाज से। और ये कैल्सिफिक शोल्डर, ये भी रीड कर लीजिएगा। इसमें आपको एक दो टर्म बताए होंगी सब, बर्साइटिस वगैरह, बर्सा वगैरह, वो आपने अच्छे से करनी है। अच्छा, रोटेटर कफ की इंजरीज जो है ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। रोटेटर कफ की इंजरीज ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसमें जस्ट आपने मतलब यही पढ़ना है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, बाकी सारा छोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं है। डिसलोकेशन ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, जॉइंट्स जो है आपने एक बात याद रखनी है कि जो भी जॉइंट है उसकी आपसे पूछेंगे कि डिसलोकेशन मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ये ग्लेनाडल लैब रेल छोड़ें, ये डिसलोकेशन आपने अच्छे से करनी है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रोजन शोल्डर जिसको कहते हैं, एडिसिव कैप्सुलाइटिस होता है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। फिर उसके बाद बर्साइटिस ऑफ एल्बो जॉइंट, ये स्टूडेंट्स एल्बो, टेनिस एल्बो, इस तरह की तीन चार टर्म्स है वो आपको पता होनी चाहिए। ये सारी आपने अच्छे से करनी है। एवल्यूशन ऑफ द मीडियल एपिकोंडालाइटिस, ये अच्छे से कर लें। उसके बाद ये छोड़ दें, डिस्लोकेशन ऑफ द एल्बो जॉइंट, जस्ट ये छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। सबलक्सेशन ऑफ द रेडियल हेड फ्रॉम द अल्नर, ये अल्नर और रेडियल्स जो है उनकी आपस में जो जॉइंट होता है ऊपर वाला इन सुपीरियर जॉइंट, तो वो डिसलोकेशन हो जाती है उसकी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों में मोस्टली होता है, ये आपने अच्छे से याद रखना है, ये पूछते रहते हैं वाइवा में, खसूसन पूछते हैं। रिस्ट फ्रैक्चर, कॉलेज फ्रैक्चर मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे देख लीजिएगा, या आप वहाँ से बीडी से पढ़ लें कोई, ये वहाँ पे भी अच्छा लिखा हुआ है, बुल राइडर सिंड्रोम, ये स्कायर, इन दोनों में आपने डिफरेंस याद करना है, ये भी आप रीड कर लीजिएगा बस। ब्रेस्ट की जो क्लिनिकल थी वो आपने अच्छे से करनी है। ब्रेस्ट में जो है यहाँ पे लोअर अपर लिम्ब की जो है वो थोरैक्स में लिखी हुई है, तो वो भी आपको बता देता हूँ। ये चेंजेस को गोली मारें, क्वाड्रेंट्स को भी गोली मारें। कार्सिनोमा आपने अच्छे से करना है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन जो है फीमेल में है, तो ये ज़्यादातर पूछते रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर, ये सारा अच्छे से कर लें। उसके बाद ये भी, इसको भी छोड़ दें। सर्जिकल एक्सीजन वगैरह, ये जो ब्रेस्ट की ट्रीटमेंट है, ये भी ब्रेस्ट कैंसर की, ये आपने, ये भी आपसे पूछ लेते हैं। पोलीमेस्टिया, ये टर्म्स वगैरह दी हुई हैं 4-5, ये मेस्टिया वगैरह, ये आपको पता होनी चाहिए कि टर्म्स क्या है। बाकी ये ब्रेस्ट कैंसर इन मैन, ये आप जस्ट रीड कर लें, ठीक है, वरना कोई मसला नहीं है। गायनिकोमेस्टिया ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट ये आप छोड़ भी दें, कोई मसला नहीं है। बस इसी के साथ आपकी क्लिनिकल जो है अपर लिम्ब की खत्म हो जाती है।